नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। थोड़ी ही देर में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम के अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है, जिसमें बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी भी मिल सकती है। इसके साथ ही साथ तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको आज चर्चा होनी है और मंजूरी भी मिल सकती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में धान खरीदी नीति को भी मंजूरी संभव है। इसके अलावा विधानसभा विशेष सत्र पर फैसले समेत बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जानी है। तो बस कुछ ही देर बाद योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। विशेष तौर पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में धान खरीदी नीति को भी मंजूरी संभवता मिल सकती है। इसके अलावा विधानसभा विशेष सत्र पर भी फैसला लिया जा सकता है इस बैठक में। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके आवास से बस्तर संभाग से आए महारा समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री का महारा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मात्रात्मक त्रुटि में सुधार कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आभार जताया है। इस दौरान सीएम बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वर्षों से मात्रात्मक त्रुटि सुधार की लंबित मांग पूरी होने से पूरे समाज में हर्ष है। अब समाज के सभी लोग, खासकर युवाओं को जाति प्रमाण पत्र बनवाने से आगे बढ़ने का सिलसिला मिलेगा। इस अवसर पर लोकसभा सांसद दीपक बैज, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवगन, महारा समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष सामू कश्यप, श्री राम नाग समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने मात्रात्मक त्रुटि सुधार की जो लंबित मांग थी उसे अब पूरा कर दिया गया है और इसी से पूरे समाज में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सीएम का कहना है कि अब समाज के सभी लोग, खासकर युवाओं को जाति प्रमाण पत्र बनाने से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आपको बताते चले कि इस मौके पर लोकसभा सांसद दीपक बैज, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवगन समेत महारा समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष सामू कश्यप भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है और मात्रात्मक त्रुटि में सुधार होने के बाद अब ये खुशी की लहर पूरे संभाग में देखने को मिल रही है और सीएम का सभी ने आभार भी व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नगरी सिहावा के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति और विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। नगरी के मुकुंदपुर में 8 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से भगवान श्री राम की प्रतिमा, श्री राम वाटिका, दीप स्तंभ, एलईडी ब्रिंडिंग, सप्तऋषि की मूर्तियां, प्रवेश द्वार, एक कॉटेज, पार्किंग, अप्रोच रोड, पर्यटक सूचना केंद्र, कलवर्ट निर्माण, कॉटेज निर्माण, लॉन डेवलपमेंट, सीसीटीवी, यज्ञशाला, जन सुविधा केंद्र, ड्रेन, विद्युतीकरण और ओवरहेड वाटर टैंक, स्टेयर्स, सीढ़ी निर्माण, मॉड्यूलर शॉप, सप्तऋषि स्थल का विकास, सैनिटाइज और गजीबो, बाउंड्री वॉल, सैटेलाइट डेवलपमेंट, गार्ड रूम का निर्माण किया गया है। वहीं श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा में कर्टेन वॉल, प्रवेश द्वार, रेलिंग और शेड निर्माण, गजीबो सौंदर्यीकरण, विद्युतीकरण, यज्ञशाला, इंटरनल प्लम्बिंग, श्रृंगी ऋषि आश्रम में स्थित हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण,
पाथवे का विकास, जन सुविधा केंद्र समेत विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास सेहवा विधायक और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, उपाध्यक्ष राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान, जितेंद्र शुक्ला, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड, कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर, स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 35 में आयोजित समारोह में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक और अमर जवान ज्योति स्मारक का शिलान्यास करेंगे। नवा रायपुर में निवेश, बसहटा और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेक्टर 23, 24, 34, 35 और 44 में 1083 एकड़ में कमर्शियल हब विकसित किया जाएगा। इसी के तहत नवा रायपुर के लेयर 3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा और रामचंडी के चिन्हित 216.63 एकड़ एरोसिटी विकसित की जाएगी। शहीद स्मारक और अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना नवा रायपुर के ग्राम परसदा में वीआईपी बटालियन में 13 एकड़ में की जाएगी। तो शहीद स्मारक की आधारशिला रखी जाएगी, जो तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बताते चले कि 13 एकड़ में इसकी स्थापना की जाएगी और लगातार इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ एरो सिटी को भी विकसित किया जाएगा, जिसके लिए चुन्नीकरण भी हो गया है। रामचंडी के चुन्नीकरण के लिए 216.63 एकड़ में एरो सिटी का विकास किया जाएगा और अमर जवान ज्योति स्मारक को भी बनाने की आधारशिला रखी जाएगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास अमृतसर पहुंचकर बाबा गिरिधर सिंह ढिल्लों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान उन्होंने डेरे का भी दौरा किया। मनोहर लाल ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास सही मायने में एकात्मा मानववाद और के सिद्धांत को चरितार्थ कर रहे हैं और उनके द्वारा समाज के प्रति सेवा भाव से किए जा रहे कार्य अति सराहनीय है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुलनीय योगदान हमेशा से ही रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डेरे में रखी जा रही सफाई व्यवस्था को देखकर भी दंग रह गए और कहा कि यह संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के विजन से भी एक कदम आगे बढ़कर कार्य कर रही है, जो मानवता के प्रति सच्ची सेवा है। मुख्यमंत्री ने पुस्तकालय का भी दौरा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पुस्तकालय में ऐसे साहित्य की किताबों का समावेश होना चाहिए जो समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करे और एकात्म मानववाद का दर्शन कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवर्ष ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों की धरा है और प्राचीन समय से ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुलनीय योगदान रहा है। राधा स्वामी सत्संग स्थल द्वारा समाज सेवा में किए जा रहे असाधारण कार्य बेहद सराहनीय है। बता दें कि सिरसा जिले के सिकंदरपुर गांव में राधा स्वामी सत्संग व्यास का विस्तृत स्थल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पट्टी कल्याण स्थित सेवा साधना केंद्र बीजेपी द्वारा आयोजित करना लोकसभा क्षेत्र के आपातकालीन विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि विस्तारों की अपने आप में विशेष भूमिका है और इस भूमिका को आगे ले जाने के लिए सभी विस्तारक प्रदेश के सभी लाभार्थियों तक पहुंचे ताकि योजनाओं का प्रचार प्रसार अंतिम छोर तक किया जा सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में सभी विस्तारक इसे एक अभियान के तौर पर लें और सभी विस्तार सभी शक्ति केंद्र और प्रमुखों पर लाभार्थियों के पास जाएं और उन्हें प्रदेश सरकार की योजना से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक लाभ के साथ साथ पात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ भी प्रदान कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओल्ड एज पेंशन
से लेकर स्कॉलरशिप, हमारी बेटी सबकी बेटी, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, आवास योजना इत्यादि योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के साथ संवाद करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मिशन मेरिट को आधार बनाकर योग्यताओं के आधार पर नौकरियां प्रदान की, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। पात्र युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां प्रदान कराई गई हैं। नौकरियों में पर्ची और खर्ची का सिस्टम बिल्कुल बंद किया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 7 लाख परिवारों को 700 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है, जिसमें शुरू से ही लोगों को थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन आज के समय में ये योजना लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। आज लोगों को परिवार पहचान पत्र की मदद से पीले राशन कार्ड और पेंशन जैसी सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। वहीं एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सबसे विराट विजय विराट कोहली और केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी के साथ कुलदीप यादव की उम्दा गेंदबाजी से टीम इंडिया को मिली पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत की हार्दिक बधाई। भारतीय क्रिकेट टीम के इस शानदार प्रदर्शन से पूरे देश में नई तरंग और उमंग का संचार कर दिया गया है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो बीते दिन भारत और पाकिस्तान का मैच बड़ा ही कांटेदार रहा है और उसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की है। बड़े मार्जिन के साथ भारत ने जीत हासिल की है और उसी पर सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि शानदार, जबरदस्त जीत के लिए भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही साथ उन्होंने खिलाड़ियों का भी जिक्र किया है। जिस तरह से उन्होंने केएल राहुल, विराट कोहली की बल्लेबाजी को सराहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव की गेंदबाजी की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है और इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने ट्वीट करते हुए जिक्र किया है और भारतीय टीम को बधाई दी है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचेंगे। इस दौरान कोटा शहर को गहलोत कई सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को चंबल रिवर फ्रंट और बुधवार को गार्डन ऑफ जॉय सिटी पार्क का लोकार्पण करेंगे। चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इससे कोटा में देशी विदेशी पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। कोटा शहर में कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों तटों पर 1400 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। इसे बनने से चंबल नदी के किनारे बसी सभी बस्तियां बाढ़ मुक्त हो चुकी हैं। रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर 27 घाटों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को देश के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण करेंगे। तो सीएम पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण करने के लिए कोटा पहुंचेंगे और बताते चले कि बड़ी सौगात कोटा को दी जा रही है। इसके तहत अब कोटा में देशी विदेशी पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी भव्य हेरिटेज सेंटर बनने वाला है, रिवर फ्रंट बनने वाला है और ये अपने आप में ही सुंदरता की एक मिसाल होगी, जिसकी वजह से पर्यटक का आवागमन भी इस क्षेत्र में बढ़ेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 37 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई हुई।
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में किशनगंज जिले से आई एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि मेरे पति जो मदरसा बोर्ड में नौकरी करते थे, उनका निधन होने के बाद अब तक अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली है। वहीं किशनगंज जिले से ही आए एक अन्य फरियादी ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि मेरे पिताजी का कोरोना के कारण निधन हो गया था, लेकिन उनके निधन के बाद मिलने वाली सहायता राशि अब तक परिवार को नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम ने जनता दरबार लगाया, जहां पर कई तरह की समस्याएं सीएम को सुनने को मिली हैं। इस दौरान उन्होंने सभी की समस्याओं को सुना और समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि जनता दरबार में दूर दराज से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। इनमें से कई ऐसे मुद्दे थे जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, प्रशासनिक विभागों से जुड़े हुए थे, सामान्य मुद्दे थे, कोई अनुकंपा का मुद्दा था। इन सभी मामलों को सीएम ने गंभीरता से सुना और उसके बाद सभी के निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि किशनगंज जिले से एक महिला फरियादी मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी और उसने अपनी समस्या का जिक्र मुख्यमंत्री के सामने किया और उसके बाद उनके समाधान के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सभी को पावन पुरुषार्थ पर्व की आत्मीय बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भगवान महावीर स्वामी की दिखाई सत्य, अहिंसा और प्रेम की राह पर चलने हुए जियो और जीने दो के मंत्र को हम सब जागृत करते हैं और विश्व में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के नवपुष्पों से मानवता की बगिया को महकाएं। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी को ट्वीट कर पुरुषोत्त पर्व की बधाई दी है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भगवान महावीर स्वामी की दिखाई सत्य और अहिंसा और प्रेम की राह पर चलते हुए जियो और जीने दो के मंत्र को हम सभी ने जागृत करने की उन्होंने बात कही है और साथ ही साथ विश्व में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के नवपुष्पों से मानवता की बगिया को महकाएं। ये ट्वीट सीएम की ओर से किया गया है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कोविड की तर्ज पर डेंगू मलेरिया रोकेगी अब यूपी सरकार। जिस गांव में डेंगू के 2 मरीज मिलेंगे, वहां पर गांव की जांच की जाएगी, बुखार से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। तो कोविड के तर्ज पर अब डेंगू मलेरिया को लेकर पूरी तरह से प्रदेश सरकार सक्रिय है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं और इन निर्देशों के तहत जिस भी गांव में 2 से ज्यादा मरीज मिलते हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जिसको बुखार आ रहा है उसका टेस्ट किया जाएगा। तो कोरोना काल के बाद अब जहां भी डेंगू मलेरिया की शिकायत मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास तौर पर, वहां पर गांव की पूरी तरह से जांच की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं संभल से खबर सामने आ रही है, जहां पर कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस पूरे हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। बताते चले कि काम पर तीनों बाइक सवार जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। नखासा थाना क्षेत्र के देहपा की ये पूरी घटना है, जहां पर ये घटना हुई है और इस दौरान ये हादसा जिसमें 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक के घायल होने की खबर बताई जा रही है। सभी बाइक सवार काम पर जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया है और इस दर्दनाक हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
हापुड़ से खबर है, उसका रुख करते हैं। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। कुत्तों के झुंड ने किशोर पर हमला कर दिया है, जिसमें आपको बताते चले कि चेहरे समेत 8 जगह पर कुत्ते ने मासूम को काटा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज के लिए उसे दिल्ली रेफर किया गया है। सामान लेकर आते वक्त पीड़ित पर यह हमला हुआ है। जिस पर हमला हुआ है उसकी उम्र और उसका नाम हिमांशु बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। हापुड़ से ये घटना सामने आ रही है, जहां पर आवारा कुत्तों के झुंड ने किशोर पर हमला कर दिया है। मासूम के चेहरे पर 8 जगह काटा गया है। इसके अलावा घायल को दिल्ली रेफर किया गया है। हालत गंभीर बनी हुई है। बताते चले कि जिस वक्त हादसा हुआ है उस वक्त पीड़ित हिमांशु सामान लेकर घर जा रहा था और उसी दौरान कुत्ते के आतंक का शिकार हो गया है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।